नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, गम कोसों दूर हो जाता है, खुशियों के कवल मुस्काते हैं। प्राचीन काल से ही मानवीय सभ्यता के विकास में पशुओं का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। साल दर साल समय बदलता गया और सभ्यता के विकास में भी सदियों से बदलाव होता गया। लकड़ी के घूमते पहियों ने बड़े भारी भरकम विमानों का रूप ले लिया। इसके बावजूद बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी और अन्य पशुओं का महत्व आज भी ज्यों का त्यों बना हुआ है। आधुनिकीकरण के वर्तमान युग में भी हम दूध, दही, मक्खन, पनीर, गोश्त, अंडे और ऊन जैसी भौतिक वस्तुओं के लिए पशुओं पर ही निर्भर हैं। वास्तविकता तो ये है कि अगर पशुपालन ना किया जाए और पशुधन को संभाल के ना रखा जाए तो हमारी खाद्य व्यवस्था ही डगमगा जाएगी, क्योंकि बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण और प्राकृतिक आपदाओं जैसे अकाल, बाढ़, इन सब में पशुधन ही आर्थिक संकट से निकालने का सबसे सस्ता और सरल समाधान है। ये कृषि के साथ आसानी से किया जा सकता है, इसलिए इन पर खर्च भी कम आता है। पशुधन कृषि के साथ ही किसानों के आर्थिक हालात को संभालने का एक अच्छा सहारा है। यही वजह है कि सरकार पशुधन के महत्व को स्वीकार करते हुए हर 5 साल बाद राष्ट्रीय स्तर पर उनकी गणना करवाती है। इससे न केवल पशुधन की स्थिति का पता चलता है, बल्कि उनके लिए नीति बनाने और उसे क्रियान्वित करने में भी मदद मिलती है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने 20वीं पशुधन गणना से जुड़े आंकड़ों को जारी कर दिया है। आज विशेष में 20वीं पशुधन गणना और उससे जुड़े आंकड़ों पर हम बात करेंगे। इसके साथ ही आज हम बात करेंगे पशुधन गणना की इतिहास, फायदे और राष्ट्रीय पशुधन मिशन की। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। किसी भी देश और उसकी अर्थव्यवस्था के लिए पशुधन बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। केंद्र सरकार ने पशुधन की 20वीं गणना रिपोर्ट जारी कर दी है। इसके मुताबिक 2012 की तुलना में पशुधन आबादी में 4.6% का इजाफा हुआ है। देश में गायों की आबादी पिछले पशु गणना के मुकाबले 18% बढ़ी है। भैंस, भेड़, बकरे और मिथुन की आबादी बढ़ी है, जबकि सुअर, घोड़े और खच्चर जैसे पशुओं की आबादी घटी है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने 20वीं पशुपालन गणना से जुड़े आंकड़ों को जारी कर दिया है। भारत की पशुधन आबादी में 2012 की तुलना में 4.6% की बढ़ोतरी हुई है। 2012 में पशुधन आबादी 51 करोड़ 20 लाख थी। ये आंकड़ा 2019 में बढ़कर 53 करोड़ 57 लाख 80 हजार हो गया है। गायों की आबादी में 18% का इजाफा हुआ है और ये बढ़कर 14 करोड़ 51 लाख 20 हजार हो गई है। पशुधन गणना 2019 के मुताबिक भेड़, बकरी और मिथुन की आबादी दोहरे अंकों में बढ़ी है, जबकि घोड़े और टट्टू, सुअर, ऊंट, गधे, खच्चर और याक की गिनती में गिरावट हुई है। कैटल हैं, जिसको कि हम लोग काओ बोलते हैं, कैटल की पॉपुलेशन में इजाफा आया है। बफेलो की पॉपुलेशन में इजाफा आया है। मिथुन की पॉपुलेशन में इजाफा आया है। गोट की पॉपुलेशन में इजाफा आया है। शीप की पॉपुलेशन में इजाफा आया है। पोल्ट्री की पॉपुलेशन में इजाफा आया है। इन सब स्पीसीज़ में इजाफा आया है और इन सब स्पीसीज़ में फीमेल पॉपुलेशन में भी इजाफा आया है। पशुधन की 20वीं गणना के मुताबिक गौधन की हिस्सेदारी 35.94%, बकरी की 27.8%, भैंस की 20.45%, भेड़ की 13.87% और सुअर की 1.69% है। 2012 की तुलना में गौधन, भैंस, मिथुन और याक की संख्या 1% बढ़कर 30.28 करोड़ हो गई है। मिथुन अरुणाचल प्रदेश का राज पशु है। 2019 में देश में कुल गौधन की संख्या 19 करोड़ 24.9 लाख है। इसमें पिछली बार की तुलना में 0.8% की वृद्धि हुई है। इसमें मादा गौधन 14 करोड़ 51.2 लाख है, जो 2012 के मुकाबले 18% बढ़ी है। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग की जो
प्रोडक्टिव पॉपुलेशन जो है वो उसमें काफ़ी इजाफा आया है, काफ़ी बड़ी है, जो कि कैटल में भी है, बफेलो में भी है, शीप में भी है, गोट में भी है। सब जगह में फीमेल पॉपुलेशंस में काफ़ी इंक्रीज़ आया है 2012 की सेंसस से। और उससे ये फ़ायदा है कि जिससे लगता है कि अब जो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है ज़्यादा और अनप्रोडक्टिव पॉपुलेशन है वो कम हो रही है। विदेशी या क्रॉस ब्रीड मवेशी आबादी 5.4 करोड़ और स्वदेशी मवेशी आबादी 14.2 करोड़ है। पिछली गणना की तुलना में 2019 में स्वदेशी मादा मवेशियों की संख्या में 10% की वृद्धि हुई है। वहीं कुल विदेशी या क्रॉस ब्रीड मवेशियों की आबादी 26.9% बढ़ी है। भैंसों की कुल संख्या लगभग 1% बढ़कर 10.99 करोड़ हो गई। गायों और भैंसों समेत दुधारू पशुओं की संख्या 12 करोड़ 53.4 लाख है। ये पिछली गणना से 6% ज्यादा है। देश में 2019 में कुल भेड़ें 7.4 करोड़ हैं, जो पिछली गणना से 14.1% अधिक हैं। बकरियों की संख्या 10% बढ़कर 14.9 करोड़ हो गई है। वहीं सुअर की संख्या 12% घटकर 90.6 लाख हो गई है। कुल मवेशियों में मिथुन, याक, घोड़े, टट्टू, खच्चर, गधे और ऊंट समेत अन्य पशुधन का योगदान 0.23% है और उनकी कुल संख्या 12.4 लाख है। देश में 2019 में गधों की संख्या 61% घटकर 1,20,000 रह गई, जबकि ऊंटों की संख्या 37% घटकर 2,50,000 रह गई है। बयान में कहा गया है कि देश में 2019 में कुल घोड़े और टट्टू 3,40,000 हैं, जो पिछली गणना के मुकाबले 45.6% कम हैं। नई चीज़ें जो निकल के आई हैं वो यही हैं कि हमारी जो ब्रीडेबल पॉपुलेशन है उसका परसेंटेज बढ़ा है, फीमेल पॉपुलेशन का परसेंटेज बढ़ा है और हमारा जो इंडिजिनस कैटल की पॉपुलेशन है उसमें भी 10% का इजाफा आया है, जिससे कि दिखाई देता है कि हम लोग अपनी इंडिजिनस ब्रीड्स को कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस देश में। तो क्रॉस ब्रीड के अलावा इंडिजिनस ब्रीड में जो इजाफा आया है वो बड़ा ही एग्जेम्पलरी है, जिससे लगता है कि सरकार इंडिजिनस ब्रीड्स के ऊपर में ज़्यादा ध्यान दे रही है। देश में पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा पशुधन आबादी में वृद्धि हुई है। पश्चिम बंगाल में पशुधन संख्या में सबसे ज्यादा 23.32% की वृद्धि हुई है। इसके बाद तेलंगाना में 22.21%, आंध्र प्रदेश में 15.79%, बिहार में 10.67% और मध्य प्रदेश में 11.81% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके विपरीत उत्तर प्रदेश में 1.35%, राजस्थान में 1.66% और गुजरात में 0.95% की गिरावट दर्ज की गई है। पशुधन के अलावा 2019 में कुक्कुट यानी मुर्गा मुर्गी की संख्या 16.8% बढ़कर 85 करोड़ 18 लाख हो गई है। 20वीं पशुधन गणना सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की भागीदारी के साथ आयोजित की गई है। इसमें लगभग 6.6 लाख गांव और 79,000 शहरी वार्ड को शामिल किया गया और इनमें 27 करोड़ से अधिक घरों और घुमंतू परिवारों को शामिल किया गया। चूंकि दिल्ली में गणना अभी पूरी नहीं हुई है, इसलिए इस रिपोर्ट में दिल्ली के आंकड़े पिछली गणना के हैं। इस पशुधन गणना से नीति निर्माताओं को तो फायदा होगा ही, इसके साथ ही किसानों, व्यापारियों, उद्यमियों, डेयरी उद्योग और आम लोगों के लिए भी ये फायदेमंद साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जब से मानव सभ्यता शुरू हुई है तभी से कृषि के साथ साथ पशुधन और उनकी गतिविधियां मानव जीवन का अभिन्न अंग रही हैं। अपनी गतिविधियों के चलते पशु ने न केवल खाद्यान्न और भारवाही में अपने योगदान को बनाए रखा है, बल्कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत के सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में पशुओं के योगदान को देखते हुए उनकी गणना की शुरुआत हुई। इसके चलते हर तरह के पशुओं की अलग अलग गणना कर उनकी नस्लों के विवरण को इकट्ठा किया जाता है, ताकि उनकी सही जानकारी मिल सके और उनके नस्ल सुधार के लिए नीतियां तैयार करने में सरकार को मदद मिल सके। भारत में पशुधन हमेशा से कृषि के लिए बेहद ही सहायक और उपयोगी रहा है।
दुग्ध उत्पादन और माल वाहन से लेकर खेती किसानी के कामों में पशुओं के योगदान के चलते उन्हें किसानों का अभिन्न मित्र माना जाता है। यही वजह है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन और पशुधन को जीविकोपार्जन का सबसे बड़ा साधन माना जाता है। पशुओं की उपयोगिता और महत्व को देखते हुए हर 5 साल के बाद राष्ट्रीय स्तर पर उनकी गणना की जाती है। पशुधन गणना की शुरुआत सबसे पहले ब्रिटिश भारत में साल 1919 में की गई थी। हालांकि ये पशुधन से संबंधित सूचनाएं इकट्ठा करने के मकसद से किया गया ये प्रयास सीमित क्षेत्रों में ही हुआ, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे पशुधन गणना की अवधारणाओं और परिभाषाओं में बदलाव के साथ साथ सीमाओं का विस्तार होता चला गया। ये राष्ट्रीय स्तर पर होने लगा। पहले पशु गणना राजस्व विभाग द्वारा की जाती थी, लेकिन अब ये गणना मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा किया जाता है। लाइव स्टॉक सेंसस है, ये 1919 से हम लोगों ने स्टार्ट किया था ऑन अ रेगुलर बेसिस। और पिछली जो गणना हुई थी वो 2012 में हुई थी, उसके बाद ये 2019 में हुई। और ये करीब इसमें 1 साल का काम हुआ। अक्टूबर 2018 में स्टार्ट हुई थी। और क्योंकि हम हर पशु को इसमें गिनती करते हैं, हर लाइव स्टॉक को गिनती करते हैं, इसलिए उसमें करीब 1 साल का समय लग जाता है सारा कंपाइल करने में, रिजल्ट लाने में, एनालिसिस करने में। आजादी के बाद प्रथम पशुधन गणना साल 1951 में आयोजित की गई और उसके बाद से हर 5वें साल ये गणना राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाती है। आजादी के बाद से अब तक 20 पशुधन गणना की जा चुकी है। 19वीं पशुधन गणना सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित की गई थी। इसमें देश के सभी गांवों और नगर वार्डों को कवर किया गया था। 20वीं पशुधन गणना के दौरान पहली बार आंकड़ों को कागज पर दर्ज नहीं किया गया, बल्कि टैबलेट और कंप्यूटर के जरिए डेटा इकट्ठा किया गया, ताकि ये पता चल सके कि किस क्षेत्र में कौन से पशुओं की संख्या ज्यादा है और किस नस्ल के पशु ज्यादा हैं। इससे आंकड़ों की प्रोसेसिंग और रिपोर्ट तैयार करने में काफी कम समय लगेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा योजना बनाने में होगा, जिससे किसानों को उस योजना का सीधे लाभ मिल सके। इंडिजिनस ब्रीड्स हैं, तो इंडिजिनस ब्रीड में कौन कौन से ब्रीड के कितने कितने कैटल हैं, या कितने कितने बफेलोज हैं, या कितने कितने और बाकी जानवर हैं। तो ब्रीड वाइज एक तो हम लोगों ने इस बार पहली बार कैलकुलेशन करी है। दूसरी चीज़ ये है कि हम लोगों ने पहली बार इसको सारा जो सिस्टम है वो ऑनलाइन कलेक्ट किया है। पूरा एनालिसिस, सुपरविज़न, कलेक्शन ऑफ डाटा सारा एकदम ऑनलाइन 100% डिजिटल कैलकुलेशन और कलेक्शन हुआ है। तीसरा ये है कि इसमें इस बार क्योंकि ब्रीड वाइज हमने जनगणना करी है, तो हम लोगों ने इस बार टेक्निकल लोगों को इस काम पे लगाया था। वेटरनेरियंस और पैरा वेटरनेरियंस जो हैं फील्ड में, उन लोगों ने जाके ये गणना करी है। मतलब पशुपालन के क्षेत्र में किसी भी नीति या कार्यक्रम की योजना को तैयार करने, उनके क्रियान्वयन के साथ ही उसके प्रभाव का मूल्यांकन और पशुओं की संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करने का सबसे मुख्य स्रोत पशुधन गणना ही है। पशुओं की आयु, लिंग और उनके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने का एकमात्र स्रोत है पशु गणना। इससे कुक्कुट और पशुधन क्षेत्र में उपयोग होने वाले उपकरण और मशीनरी पर भी अलग से सूचना प्राप्त होती है। पशुधन गणना को एक नमूने के तौर पर उपयोग किया जाता है। लाइव स्टॉक सेंसस में हम लोग ऐसा है कि एक तो कैटल को कैलकुलेट करते हैं, बफेलो को कैलकुलेट करते हैं, शीप को, गोट को, पिग को, मिथुन को, डोंकी को और पोल्ट्रीज़ को, आपके जितने भी हैं उस सब को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो इसका फ़ायदा ये है कि हम लोग को एक पता लगता है कि हमारे पास प्रोडक्टिव एनिमल कितने हैं, अनप्रोडक्टिव कितने हैं, प्लस इनसे हमारी प्रोडक्टिविटी में क्या इजाफा आ रहा है, कितना मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है, कितना एग पोल्ट्री से निकल के आ रहे हैं, इन सब और इन सब के अलावा हमें जो पॉलिसी बनानी है इन एरिया में, उसके लिए हमें काफ़ी मदद मिलती है इस लाइव स्टॉक सेंसस करने से। दरअसल पशुपालन भारत के ग्रामीण इलाकों में एक बेहद ही महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि है, जिससे कृषि पर निर्भर परिवारों को अनुपूरक आय प्राप्त होती है। किसानों को सहायक आय प्रदान करने के अलावा गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर
और मुर्गी पालन आदि के रूप में पशुओं के पालन से दूध, अंडे और मांस के रूप में पोषण का स्रोत भी प्राप्त होता है। इसके अलावा सूखा या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के समय पशुधन भारी संख्या में ग्रामीणों के काम आता है। पशुपालन और पशुधन के क्षेत्र में प्रगति होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में संतुलित रूप से विकास हो पाएगा। लाइव स्टॉक का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि जब एग्रीकल्चर हमारी 3% पर एनम ग्रो कर रही है, लाइव स्टॉक में ग्रोथ 6% की है, तो 6% की ग्रोथ है तो इसमें ग्रोथ का पोटेंशियल भी ज़्यादा है और जीडीपी में भी इसका कंट्रीब्यूशन करीब 4% के आसपास है, जबकि एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन 12% के आसपास है। तो डबलिंग फार्मर इनकम में ये लाइव स्टॉक का एरिया जो है ये बहुत बड़ा योगदान करने वाला है। पशुधन आज राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और देश के सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत का पशुधन विश्व में सबसे ज्यादा है और ये भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण वाहक के रूप में उभर रहा है। इसके साथ ही सकल घरेलू उत्पाद में भी इसका हिस्सा तेजी से बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत में पशुपालन कृषि के लिए सहायक साबित होता रहा है। दुग्ध उत्पादन से लेकर माल वाहन के तौर पर पशुओं को किसानों का मित्र माना जाता है। इस तरह भारत में पशु संपदा ही नहीं, संसाधन भी हैं। इस संसाधन को समृद्ध और लाभकारी बनाने के लिए सरकार ने पशुधन मिशन की शुरुआत 2014 से की, जिसने देश में पशुधन की स्थिति काफी बेहतर कर दी है। आइए जानते हैं राष्ट्रीय पशुधन मिशन और पशुओं की संख्या बढ़ाने के लिए उठाए गए सरकारी कदमों को। छोड़ जा रहे हैं आपको इस रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। पशु जो आपके काम आते हैं वो धन से कम नहीं। तभी तो हमारे देश में पशुओं को पालने पोसने की प्राचीन परंपरा रही है। भारत में पशुपालन कृषि का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जिससे किसानों को काफी मुनाफा होता है। देश में पशुधन से होने वाले फायदे को बढ़ाने के लिए सरकार ने 2014-15 की शुरुआत में राष्ट्रीय पशुधन मिशन की शुरुआत की। ये मिशन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की एक पहल है, जिसे पशुधन क्षेत्र में सतत विकास के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग पशुधन सेक्टर विशेष रूप से कुक्कुट, बकरी, भेड़, सूकर, भारवाही पशु जैसी प्रजातियों के विकास को राष्ट्रीय पशुधन मिशन कार्यान्वित कर रहा है। 2017 में कृषि मंत्रालय के अनुसार NLM गोपशु और भैंसों सहित पशुधन सेक्टर के लिए गुणवत्तापूर्ण आहार और चारे की उपलब्धता में सुधार करने, जोखिम कम करने, विस्तार करने, कौशल विकास और प्रशिक्षण के लिए भी सहायता देता है। इसके अलावा पशुधन पालक और किसान, खासतौर पर महिलाएं, इसकी लाभार्थियों में से हैं, क्योंकि ये गतिविधियां मुख्यतः घरेलू प्रकृति की हैं। इसलिए जुगाली करने वाले छोटे पशुओं, विशिष्ट वैज्ञानिक शोध के साथ पशुधन पालकों की पौषणिक और आजीविका सुरक्षा में सुधार करने के अपार अवसर प्रदान करता है। हम लोग इस डिपार्टमेंट में कई तरीके के कार्यक्रम कर रहे हैं, जैसे कि गोकुल मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन का कार्यक्रम है, जिसमें कि हम लोग ब्रीड का इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं और उसके बाद ब्रीड का इम्प्रूवमेंट करने के बाद उनकी मिल्क को कैसे क्वालिटी मिल्क उससे लिया जाए, वो सब कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत बड़ा कार्यक्रम अभी जो लॉन्च किया था प्रधानमंत्री जी ने पिछले महीने मथुरा में, जिसमें कि हम लोगों ने एक बहुत बड़े स्तर पर पशुओं को रोग मुक्त करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें कि फुट एंड माउथ डिजीज़ और ब्रूसेलोसिस डिजीज़ से छुटकारा पाने के लिए अगले 5 सालों में किस तरह के कार्यक्रम चलाए जाएंगे। और ये जो 520-530 मिलियन जो लाइव स्टॉक हैं, जिनको कि साल में 2 बार टीके लगाए जाएंगे FMD के। पशुधन मिशन का एक उद्देश्य पशुधन की दुर्लभ प्रजातियों का संरक्षण और उसकी नस्ल की संख्या को बढ़ाना भी है। भारत पशुओं की कुछ महत्वपूर्ण नस्लों का जन्मदाता माना जाता है।
जैसे कैंकरेज, राठी, साहिवाल, गिर। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के उद्यमिता विकास और रोजगार सृजन घटक के अंतर्गत नाबार्ड सब्सिडी चैनलाइजिंग एजेंसी है। इसमें कई योजनाएं जैसे पोल्ट्री उद्यम पूंजी निधि, जुगाली करने वाले छोटे पशुओं और खरगोशों का एकीकृत विकास, सुअर विकास, नर भैंस काड़ों का बचाव और पालन शामिल किया गया है। योजना का लाभ लेने के लिए पात्र वित्तीय संस्थान वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य सहकारी बैंक, राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड से पुनर्वित्त के लिए पात्र अन्य संस्थाएं और पशुपालन आधारित संरचना विकास निधि हैं। इसके अलावा आपका जो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन है उसमें हम लोग पोल्ट्री के ऊपर में और बाकी सब जितने और स्मॉल रूमिनेंट हैं जैसे गोट है, शीप है, पिग है, इसके ऊपर में कार्यक्रम चला रहे हैं। इस तरह के हम लोग बहुत सारे स्कीम्स हैं यहाँ पे जिसके द्वारा हम लोग ये इंश्योर कर रहे हैं कि ये लाइव स्टॉक की ग्रोथ हो और लाइव स्टॉक की ग्रोथ ऐसी हो जिससे कि किसानों को की आमदनी बढ़े, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन हो और जो प्रधानमंत्री जी का सपना है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, वो हम किस तरह से लाइव स्टॉक में उसमें कितना कंट्रीब्यूशन दे सकें। पशुधन की संख्या और गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए केंद्र सरकार ने बजट में भी इजाफा किया। 2018 के केंद्रीय बजट में पशुपालन आधारित संरचना विकास निधि की स्थापना के लिए लगभग 2,450 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इस निधि से छोटे और गरीब किसान, उद्यमी, विशेष रूप से महिलाएं, स्व सहायता समूह, कमजोर वर्ग को सुविधाओं का लाभ देने और बेहतर मेहनताना पाने के लिए प्रावधान किए गए। इसके साथ ही पशुधन बीमा योजना को भी बेहतर बनाने पर सरकार ने जोर दिया। पशुधन बीमा के दायरे और कवरेज को 300 जिलों से सभी 716 जिलों तक बढ़ा दिया गया, जो 135% की वृद्धि है। पशुधन बीमा की कवरेज को दूध देने वाले केवल 2 पशुओं से दूध देने वाले 5 पशुओं, अन्य पशुओं या 50 छोटे पशुओं तक बढ़ाया गया। अंडे के उत्पादन में वार्षिक वृद्धि दर 6.3% रही। अंडे की प्रति व्यक्ति उपलब्धता बढ़कर प्रति वर्ष 69 अंडे हो गई है। ये बेहतर तस्वीर राष्ट्रीय पशुधन मिशन की वजह से देखने को मिल रहा है, जो आने वाले समय में और ठोस नतीजे देगा। लोग पशुओं को रोग मुक्त करने के लिए कार्यक्रम अभी जो लॉन्च हुआ है, ये कार्यक्रम अगले 5 साल तक रहेगा और इसमें हम 5 सालों में हम लोग का लक्ष्य है कि कैसे हम लोग पशुओं को रोग मुक्त करें FMD से और ब्रूसेलोसिस से। उसके साथ साथ उस दिन जो पिछले महीने जो कार्यक्रम एक और लॉन्च हुआ था प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा, वो था आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का नेशन वाइड एक कैंपेन जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसमें कि हम लोगों ने ये तय किया है कि अगले 6 महीनों में देश के 600 डिस्ट्रिक्ट्स में और हर डिस्ट्रिक्ट के 100 गांव में और हर गांव के 200 जानवरों में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करके उसको किस तरह से उनकी नस्ल को हम लोग सुधार सकते हैं, उसके ऊपर में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम भी प्राइम मिनिस्टर जी ने लॉन्च किया था उस दिन पिछले महीने में। इसके अलावा किसानों और हिस्सेदारों की आवश्यकताओं को देखते हुए कुछ खास सुविधाएं दी गई हैं। भौगोलिक और क्षेत्रीय अपेक्षाओं को देखते हुए NLM के अंतर्गत सभी घटकों को लचीला और मॉड्यूलर बनाया गया है, ताकि छोटे और सीमांत किसान भी NLM के अंतर्गत APL, BPL लाभार्थियों और पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी, वामपंथी उग्रवाद क्षेत्र के लाभार्थियों को ध्यान में रखते हुए न्याय संगत बनाया गया है। सरकार के इन पहलों से बेहद दयनीय स्थिति के लाभार्थी अब आजीविका के लिए समान लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन का आयोजन 4 उप मिशनों के रूप में किया गया। पशुधन विकास पर उप मिशन, पूर्वोत्तर क्षेत्र में सुअर विकास पर उप मिशन, आहार एवं चारा विकास पर उप मिशन और कौशल विकास, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और विस्तार पर उप मिशन। इसके अलावा हम लोग स्टार्टअप चैलेंज के द्वारा किस तरह से नए नए जो प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए नए सॉल्यूशंस, इनोवेटिवनेस क्या है, उसके ऊपर में भी एक कार्यक्रम उस दिन लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा, जिसमें हम लोगों ने
अपने जो यंग पॉपुलेशन है, रूरल पॉपुलेशन है, वहाँ से किस तरह से नए नए आइडिया, इनोवेटिव आइडियाज़ निकल के आएँ जिससे कि इसमें पशुपालन में और वृद्धि हो। इन सब चीज़ों के ऊपर में काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा मिल्क प्रोसेसिंग में, क्वालिटी मिल्क में। राज्य सरकार के साथ मिलकर केंद्र सरकार ने पशुधन की संख्या को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन की शुरुआत की और अब इसका लाभ पूरे देश में किसानों और पशुपालकों को मिल रहा है। उम्मीद है कि आने वाले समय में जिन पशुधन की संख्या कम है वो भी बढ़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।